बहुत समय से पारुल के रिश्ते की बात चल रही थी, लेकिन कहीं भी रिश्ता तय नहीं हो पा रहा था। एक रोज सुमित नाम के लड़के का रिश्ता पारुल के लिए आता है। बातचीत चल ही रही होती है कि तभी अपने पलके झुकाए पारुल सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। उसे देखकर जहां सुमित की आंखों में चमक आ जाती है, वहीं सुमित की मां आशा पारुल को तिरछी निगाहों से देखते हुए कहती है, अरे बेटा खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। वैसे ये शर्माना घबराना दिखावटी तो नहीं है ना? अरे बहन जी, इसमें दिखावा कैसा? लड़के वालों के सामने तो लड़की को थोड़ी घबराहट हो ही जाती है। वैसे आपने अभी तक कुछ लिया क्यों नहीं? लीजिए लीजिए, चाय पीजिए। भाई साहब, रिश्ते की बात करने आए हैं, चाय पकौड़े ठूसने नहीं। वैसे दिखने में तो ठीक ठाक है आपकी बेटी, पर ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? गूंगी तो नहीं है ना? ऐसी बात नहीं है, ना मैं गूंगी हूँ और ना ही मुझ में और कोई कमी है। माँ, आप भी कभी कभी कैसी कैसी बातें करती है। पारुल जी, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? उससे क्या पूछ रहा है? अरे अब रिश्ता करने आई हूँ तो सारी पूछताछ तो करूंगी ही ना। जी जी बहन जी, बिल्कुल, आपको जो पूछना है आप पूछ लीजिए मेरी बेटी से। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरी बेटी में आपको कोई खोट नजर नहीं आएगी। बहुत संस्कारी और सुशील है मेरी बेटी। आशा पारुल से कुछ और सवाल पूछती है और अपनी तसल्ली हो जाने के बाद ही रिश्ता पक्का कर देती है। पारुल को आशा थोड़ी खड़ूस लगती है, लेकिन सुमित का व्यवहार उसे बहुत पसंद आता है, इसलिए वो भी शादी के लिए हाँ कह देती है। बीतते समय के साथ पारुल और सुमित की धूमधाम से शादी हो जाती है। पारुल का गृह प्रवेश होता है तो वो सुमित के साथ अपने कमरे में जा रही होती है। तभी आशा उसे टोकती है, अरे बहू कहाँ चली? रुक थोड़ी देर यहीं, मेरे पैरों में जरा दर्द है, पैर दबा दे मेरे। माँ जी इस वक्त? हाँ इस वक्त क्यों, कोई दिक्कत है तुझे? क्या माँ, अभी तो पारुल इस घर में आई है और अभी से आप इससे अपनी सेवा करवा रही है। हाँ तो सेवा करवाने के लिए क्या अगला जन्म का इंतजार करूं? शादी की भाग दौड़ में मेरे पैरों की जान निकल गई है। अगर ये अपनी सास के पैर दबा देगी तो कौन सी आफत आ जाएगी। ठीक है माँ जी, आप शांत हो जाइए, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। सुमित पारुल की ओर देखता है तो पारुल उसे इशारा करके कमरे में जाने को कह देती है और अपनी पहली ही रात वो सास की सेवा में लग जाती है और कुछ देर में सोने के लिए चली जाती है। देर से सोने के कारण पारुल की सुबह आंख नहीं खुलती तो आशा गुस्से में उसके कमरे में पहुंचकर उसके ऊपर पानी फेंकती है तो पारुल हड़बड़ा कर उठ जाती है। क्यों नास पिटी, सुबह का पता नहीं चला क्या जो अब तक बिस्तर नहीं छोड़ा तूने? नहीं माँ जी, वो थकान के कारण आंख नहीं खुली। आजकल की बहुओं के यही नखरे हैं। तेरा बाप तो बड़ी बड़ाई करता था, मेरी बेटी बड़ी संस्कारी है, देर तक सोना यही है संस्कार। अरे अब मुंह क्या देख रही है, उठकर खड़ी हो जा, पहले रसोई की रस्म करने तेरी अम्मा नहीं आने वाली। आशा सुबह सुबह ही पारुल को खरी खोटी सुनाकर उसके कमरे से चली जाती है। तभी फ्रिज की दीवार पर उसे मकड़ी का जाला दिखाई देता है जिसे वो झाड़ू से हटाती है। तभी वहाँ पर आशा आती है और उस झाड़ू गलती से आशा के मुंह पर लग जाती है और झाड़ू में लगी जाली के मकड़े आशा के चेहरे पर चिपक जाते हैं। हाय दैया, सत्यानाश हो तेरा, करम जली, देख क्या रही है? हटा इस मकड़ी को मेरे चेहरे से। आशा अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी पारुल इस मकड़ी को उसके चेहरे से झटक देती है तो आशा चैन की सांस लेकर पारुल को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। अरे ओ अकल की दुश्मन, ये कैसी सफाई कर रही थी कि झाड़ू अपनी सास के मुंह पर मार दी? अगर वो मकड़ी मुझे काट लेती तो? माँ जी मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं तो बस सफाई कर रही थी, मुझे नहीं पता था आप आएंगी। अच्छा तो आपसे पूछ कर आ जाऊं क्या? मेरा मतलब वो नहीं था माँ जी। चुप कर बेशरम, एक तो ऐसी हरकत करती है, ऊपर से जुबान भी लड़ा रही है। हे भगवान, अपना चेहरा धोकर आती हूँ। उस मकड़ी को अपने चेहरे पर देखकर तो मेरी जान ही निकलने वाली थी, और तू क्या तस्वीर बहा रही है? काम पर लग जा। पारुल आंखों में आंसू लिए काम करने लगती है। शाम के समय वो उदास बैठी होती है। तभी सुमित उसके पास आता है। क्या हुआ पारुल, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? वो मुझसे सफाई करते हुए गलती से जाली की मकड़ी माँ जी के ऊपर गिर गई तो उन्होंने मुझे बहुत सुनाया। भला एक मकड़ी से कोई इतना डरता है क्या? पारुल, वैसे तो माँ किसी से नहीं डरती, लेकिन उन्हें ये कीड़े मकोड़ों से बड़ी परेशानी होती है और मकड़ी को तो देखना भी पसंद नहीं करती है माँ। अच्छा, तभी उन्होंने मुझ पर इतना गुस्सा किया, लेकिन वो मुझे समझा भी तो सकती थी। उन्हें मुझे थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन जब घर पर कोई नहीं था और पारुल किचन में काम कर रही थी, तभी वहाँ पर एक भिखारी आता है और आवाज लगाकर पारुल कहता है,
बेटी, कुछ खाने को है तो दे दे। बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, भूख लगी है। ये कैसी आवाज है? लगता है घर के बाहर कोई खड़ा है, एक बार जाकर देखती हूँ। इतना कहकर आप पारुल घर से बाहर आती है तो गेट पर एक भिखारी को पाती है और कहती है, अरे बाबा जी, आप यहाँ? क्या काम है, बताइए। बेटा, मैं एक भिखारी हूँ। बीते कुछ दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है, जोरों की भूख लगी है। अगर कुछ खाने का है तो दे दो। आसपास के लोगों ने तो मुझे खाने का एक दाना भी नहीं दिया। भूख के मारे मेरा सर चकराया जा रहा है। हे भगवान, अब क्या करूं? खाना तो किचन में भी नहीं है, जो भी था सब खत्म हो गया। एक बार माँ जी के कमरे में जाकर देखती हूँ, कल वो खाने के लिए कुछ सामान लेकर आई थी, शायद अभी रखा हो। बाबा आप रुकिए, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। इतना कहकर पारुल अब जल्दी से अपनी सास के कमरे में जाती है और वहाँ देखती है कि बहुत सारे सफेद रसगुल्ले रखे हुए थे, जिन्हें उठाकर वो भिखारी को दे देती है। भिखारी ने कुछ दिनों से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया था, जिस वजह से वो एक झटके में सारे रसगुल्ले चट कर जाता है और कहता है, बेटी, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तू अच्छे से जानती है कि जब तेरी सास को ये पता चलेगा कि तूने उसके सारे रसगुल्ले एक अधिकारी को दे दिए हैं तो वो तुझे बहुत मारेगी। फिर भी तूने मुझे खाने के लिए ये रसगुल्ला दिया, इससे पता चलता है कि तेरा दिल कितना साफ और नेक है। लेकिन बाबा, आप कैसे जानते हैं कि मेरी सास को ये रसगुल्ले बहुत पसंद है और उन्हें रसगुल्ले की सच्चाई पता चली तो वो मुझे छोड़ेंगी नहीं? क्योंकि बेटी, मैं कोई अधिकारी नहीं, एक जादूगर हूँ जो लोगों की अच्छाई सच्चाई को पढ़ता है। और तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई से मैं बहुत परेशान हूँ। इसीलिए मैं जानता हूँ कि तुम्हारी सास है, रोज तुम्हें परेशान करती है, और इस परेशानी से बचने के लिए मेरे पास है तुम्हारे लिए एक वरदान। इतना कहकर वो भिखारी अपना हाथ ऊपर करता है और उसके हाथ से एक रोशनी निकलती है और वो कहता है, मैंने तुम्हें वरदान दिया है कि जब भी तुम किसी भी रूप में जाना चाहोगी तो 3 बार उसके बारे में अपने मन में सोच लेना। तुम उसका रूप धारण कर लोगी, फिर चाहे वह कोई मानव हो, पक्षी हो या फिर कोई जानवर। लेकिन बाबा जी, ऐसे कैसे हो सकता है? पारुल उस भिखारी से कोई सवाल कर पाती उससे पहले वो भिखारी वहाँ से गायब हो जाता है और पारुल घर के अंदर चली जाती है। कुछ देर में पारुल की सास घर वापस आती है और अपने कमरे में रसगुल्लों को ना पाकर वो गुस्से से पारुल से कहती है, क्यों री डायन, मेरे सारे रसगुल्ले कहाँ गए? वो माँ जी, एक भिखारी कुछ दिनों से भूखा था तो मैंने उसे रसगुल्ले खाने को दे दिए। क्या कहा? सारे रसगुल्ले एक भिखारी को दे दिए? ये बता, वो रसगुल्ले क्या तेरे बाप ने भेजे थे जो तूने सारे के सारे भिखारी को दे दिए? आज तेरी खैर नहीं कलंकनी, आज मैं तुझे बताती हूँ। इतना कहकर आशा पारुल के पास एक मोटा सा डंडा लेकर आती है और उसे जैसे ही मारने वाली होती है वैसे ही पारुल मन में 3 बार मकड़ी 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 का नाम ले लेती है और वो देखते ही देखते एक मकड़ी में बदल जाती है। अपनी बहू को मकड़ी के रूप में देखकर आशा के पसीने छूट जाते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो सामने पारुल को देखती है और जोर से चिल्लाने लगती है, इसे मेरे घर से बाहर निकालो, ये एक इच्छाधारी मकड़ी है, मेरी दोनों एक मकड़ी है, ये मुझे मार देगी, इसे भगाओ। माँ, कैसी बातें कर रही हो आप? भला पारुल एक मकड़ी कैसे हो सकती है? बेटा, मेरी बात पर यकीन कर, तेरी बीवी और मेरी बहू एक मकड़ी है, मैंने खुद उससे अपनी आंखों से रूप बदलते हुए देखा है। माँ, कह देता हूँ, आज के बाद ना आप कभी भी टीवी शो नागिन नहीं देखेंगे। नागिन देख देख कर आपके मन में यही सब भरता जा रहा है। आज आपको मेरी पत्नी इच्छाधारी मकड़ी नजर आ रही है, कल को मैं आपको मेंढक नजर आऊंगा। लेकिन बेटा, मेरी बात तो सुन, मैं सच कह रही हूँ। माँ, आप एक काम करो, शांति से यहाँ पर आराम करो। ज्यादा सोचोगी तो आपको यहाँ सभी लोग अलग अलग तरह के इच्छाधारी जानवर लगेंगे।
आशा की बात पर कोई भी भरोसा नहीं करता है और आशा अपनी बहू को देखकर डरती रहती है। उस दिन के बाद से आशा कभी भी अपनी बहू को परेशान नहीं करती है और जब भी वो परेशान करने की कोशिश करती है तो पारुल एक इच्छाधारी मकड़ी का रूप लेकर अपनी सास को डराती थी, जिसके बाद से आशा अपनी बहू से डरकर रहती थी और कभी भी उसे परेशान नहीं करती थी। Subscribe, like, and share.